हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से आपका लेक्चर पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा था मेन कंपोनेंट ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन के बारे में मैंने आपको बताया। मेनली जो मेन कंपोनेंट होते हैं लेथ मशीन के, चार मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका क्या है? हेड स्टोक। सेकंड वन इज द टेल स्टोक, and third one is the carriage and tool post. Fourth one is the bed. ये चार आपके मेन कंपोनेंट होते हैं लेथ मशीन के। अगर आपको लेथ को अच्छे समझना है तो इन चार कंपोनेंट जो है आपको उसके बारे में डिटेल में जानना होगा। जो मेन मैं आपको समझा रहा था हेड स्ट्रोक के बारे में। सपोज पहला आपका क्या है? हेड स्ट्रोक है। तो हेड स्ट्रोक के केस में क्या होता है? इसमें हेड स्ट्रोक में डिफरेंट टाइप्स के गियर मैकेनिज्म होती है। गियर मैकेनिज्म में जब हम पावर सप्लाई देते हैं तो पावर सप्लाई की वजह से आपका क्या होता है, वो गियर मैकेनिज्म एक्टिव हो जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका स्पिंडल रोटेट करने लगता है। जब रोटेट करेगा इस डायरेक्शन ऐसे रोटेट करेगा, तो ड्यू टू दिस रोटेशन आपका ये चक भी रोटेट करेगा और इस चक से आपका कनेक्टेड क्या है? वर्क पीस। तो अल्टीमेटली आपका क्या है? वर्क पीस रोटेट करता है। तो अगर आप पावर ड्राइव से पावर पावर सप्लाई नहीं देंगे, पावर सोर्स से पावर सप्लाई नहीं देंगे, तो आपका जो भी है रोटेशन इसमें नहीं हो पाएगा, और रोटेशन जब नहीं हो पाएगा तो आपका प्रॉपर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये हेड स्ट्रोक का फंक्शन है। सिमिलरली टेल स्ट्रोक की अगर हम बात करें, सेकंड वन टेल स्ट्रोक है आपका। तो टेल स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो यहाँ फिगर में देखिएगा, ये आपका टेल स्ट्रोक है। दैट इज द टेल स्ट्रोक। तो टेल स्ट्रोक मैंने बोला है कि ये आपका सपोर्टिंग एलिमेंट होता है और ये आर्बर पे मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली, एक्सियली, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और सेकंड इसका फंक्शन क्या होता है, इन केस अगर आपको ड्रिल करना है तो ड्रिल करने के लिए ये जो एलिमेंट ड्रिल बिट दिख रहा है, ये आपका इस डायरेक्शन में मूव होके इसके कांटेक्ट में आ जाएगा और इसके कांटेक्ट में आएगा, और अगर हम पावर सप्लाई देंगे तो ड्यू टू रोटेशन इसमें ड्रिल होता चला जाएगा। इसको हम मूव कराते चले जाएंगे इस डायरेक्शन में। ये मूव किस पे करेगा? आर्बर पे ही मूव करेगा। आर्बर किससे कनेक्टेड है? बेड पे। ठीक है। तो ये टेल स्ट्रोक का फंक्शन है। थर्ड है आपका कैरिज। कैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा टूल जो मूव करता है, ये आपका टूल दिख रहा होगा। तो ये जो टूल मूव करता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ कैरिज मूवमेंट। जैसे ही आप कैरिज को मूव, मैनुअली हैंडल लगा होता है, उस हैंडल के थ्रू आप कैरिज को रोटेट कराएंगे तो ये आपका टूल मूव करेगा आपका डिफरेंट डायरेक्शन में। सपोज इस डायरेक्शन ऐसे भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, और क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड मतलब आप एक तरह से इस तरह से समझ लीजिए कि जो आर्बर है उसके परपेंडिकुलर वो मूव कर सकता है। ठीक है, इस तरह आपका जो बेड है, बेड के इस तरफ मूव कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कैरिज है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग दी मशीनिंग। अगर मशीनिंग आपको जिस हिसाब से करनी है, भाई यहाँ से आपने पावर दिया, स्पिंडल रोटेट हो रहा है तो वर्कपीस भी रोटेट हो रहा है। क्लियर। लेकिन रोटेशन में अगर आप ये सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल है इसके कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, ये इसका क्या है? कांटेक्ट पॉइंट है। अगर इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इसको मूवमेंट नहीं देंगे, तो आपका वर्क पीस तो डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। इसको हम जॉब भी बोलते हैं, वर्क पीस भी बोलते हैं। तो हमारा जो वर्क पीस है वो डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो अगर कैरिज को हम प्रॉपर मूवमेंट देंगे तो हमारा टूल मूव करेगा। इसी पे आपका टूल जो है वो अमाउंट किस पे होता है? टूल पोस्ट पे। टूल पोस्ट बेसिकली क्या फंक्शन है कि अगर इन केस आपका टूल डैमेज हो जाता है तो टूल पोस्ट तुरंत आपका क्या करता है, दूसरा टूल उसमें आपको हेल्प करता है लगाने में। एक तरह के इसमें डिफरेंट टूल अवेलेबल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको टूल को अटैच करने में और फॉर द मशीनिंग ऑपरेशन। कैरेज में ही आपका क्या होता है, ये कैरेज जो है ये मैनुअली मूव होती है। दूसरा इसमें एक
आपका सेमी ऑटोमेटिक भी होता है। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि अगर आपको लेंथ पता है कि कितने लेंथ तक हमें मशीनिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक लीड स्क्रू होता है जो पिच वगैरह डिसाइड करता है और हेल्प करता है मस कैरेज को ऑटोमेटिक मूव करने के लिए। तो अगर आपके पास लेंथ अवेलेबल है, किस लेंथ तक आपको मूव कराना है, तो ये कैरेज क्या करेगा, ऑटोमेटिक मूव करेगा अप टू दैट लिंक दैट लेंथ, अगर हम उसको सेट कर देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कुछ टाइम के लिए ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, बेड। बेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इट इज मेड ऑफ, बेड की अगर हम बात करें, इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन का क्यों बना होता है, उसका रीजन समझ लीजिए क्या है। पहले तो देखिए, बेड बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी असेंबली है, हेड स्टोक हो, टेल स्टोक हो, या टूल पोस्ट हो, या कैरेज या आर्वर, सारी जो कंपोनेंट है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो बेड पे माउंट होते हैं। जब बेड पे माउंट होते हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, अगर बेड नहीं होगा तो हमारी लेथ मशीन के ये कंपोनेंट आपके उस पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे और हमारा मशीनिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन दैट केस बेड के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, बेड बेसिकली कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन एक तरह का कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, ब्रिटल है, तो ब्रिटल की टेंडेंसी क्या होती है, हार्ड होता है। जब हार्ड होगा तभी तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब शॉक को एब्जॉर्ब करेगा तो आपका मशीनिंग जो होती है वो फंक्शनिंग क्या होगी, स्मूथ होगी। तो बेड अगर हम माइल्ड स्टील का बना लेते हैं, सपोज इन केस, तो माइल्ड स्टील मैंने आपसे बोला है, अगर हमारे पास ये सपोज डक्टाइल मटेरियल है और ये आपका क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, इस पे लोड लगा रहे हैं और इस पे लोड लगा रहे हैं। लोड लगाने पे ये अगर डिफॉर्म हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये डक्टाइल मटेरियल है, और लोड लगाने पे ये ब्रेक हो रहा है, डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये ब्रिटल मटेरियल है। अब हम अगर मशीन जब रन करती है तो ड्यू टू हैवी लोड इसमें क्या होगा, वाइब्रेशंस आएंगी। भाई ये रोटेट कर रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशंस आएंगे, जर्क आएंगे। तो जर्क की वजह से क्या होगा, जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या होगा, वाइब्रेशन। आपका बेड अगर डक्टाइल मटेरियल का है तो चांसेस है कि ये डिफॉर्म हो जाएगा। जब डिफॉर्म हो जाएगा तो इस पे जो आप देख रहे हैं अभी क्या है, एकदम स्ट्रेट है, अभी क्या है, एकदम स्ट्रेट पॉइंट मिल रहा है। लेकिन अगर आपका ये बेड डिफॉर्म हो गया, इस तरह से डिफॉर्म हो गया, इन दैट केस आप देखेंगे क्या होगा कि ये टूल भी आपका क्या करेगा, इम्प्रॉपर वर्क करेगा। भाई वर्क भी, ये बेड ही डिफॉर्म हो जाएगा तो आपका टूल पोस्ट भी डिफॉर्म उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी और टूल भी उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो ऑपरेशन है वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर हम ब्रिटल मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा क्या होता है, ड्यू टू हार्डनेस, हाई हार्डनेस, क्या होगा कि ये शॉक या वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड में ट्रांसमिट कर देगा। भाई ये कई जगह क्या होते हैं, लैग लगे रहते हैं लेथ मशीन पे, अदरवाइज कई जगह क्या होता है, डायरेक्टली बेड आपका क्या होता है, ग्राउंड पे रखा होता है, ग्राउंड पे रखा होता है। तो ये डायरेक्टली बेड यहाँ पे ट्रांसमिट कर देता है ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि जितने भी शॉक और वाइब्रेशंस आते हैं वो डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाएगा और आपका जो फंक्शनिंग हो रही है वो आपकी स्मूथली होगी, और ये डैमेज भी नहीं करेगी लेथ मशीन को, किसी भी ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए बेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लेथ मशीन के केस में। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेथ मशीन में बेड किस मटेरियल का बना होता है और क्यों बना होता है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि लेथ मशीन पे बेड जो है किस चीज़ का किस मटेरियल का बना होता है और क्यों बना होता है। तो ये लेथ मशीन के बेसिक या मेन कंपोनेंट थे। अब वर्किंग कैसे, अगर इसकी समझना है तो वर्किंग क्या है, इनिशियली हमने क्या किया, पावर सप्लाई दी,
सॉरी, अगर वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल बोलिए कि वर्क पीस को हम क्या करते हैं, जॉ या थ्री जॉ चक या फोर जॉ चक में अटैच कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू पावर सप्लाई स्पिंडल क्या करता है, रोटेट करता है, तो वर्क पीस भी रोटेट करेगा। एट दैट टाइम अगर हम टूल को विद द हेल्प ऑफ कैरेज वर्क पीस के कांटेक्ट में लाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट जो वर्क पीस या जॉब है वो डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट होता चला जाएगा एज वी मूव दी कैरेज। जैसे हम कैरेज को मूव करेंगे तो हमारा डिजायर्ड शेप आपका प्रोड्यूस होता चला जाएगा। दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। थिंक क्लियर है सारे लोगों को? सब लोगों को समझ में आ गया होगा लेथ मशीन के बारे में? ठीक है, जो भी डाउट हो आप मेल कर दीजिएगा मुझे। इन दैट केस मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आइडिया था। अब मैं कह रहा हूँ कि कौन कौन से ऑपरेशन इस पे लेथ मशीन पे कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन द लेथ, कौन कौन से ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप कह सकते हो टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग, नर्लिंग ऑपरेशन, बोरिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, चैम्फरिंग, ग्रूविंग। मोस्टली ऑपरेशन आप तो कहेंगे या इसके अलावा भी एट्थ नंबर पे आप कह सकते हैं फेसिंग ऑपरेशन। मोस्टली ऑपरेशन आप इससे कर सकते हो। तो देखेंगे यहाँ पे टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, नर्लिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, रेमिंग भी, चैम्परिंग भी, ग्रोविंग भी, फेसिंग भी। तो आप लोग जब वर्कशॉप की लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ डिफरेंट लेथ मशीन पे काम भी किया होगा, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि कौन कौन से ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। तो सिंपल हम कुछ ऑपरेशन आपको बता देते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज बाकी चीज़ आपको पता तो होंगी, फिर भी समझ लीजिए क्या है। सपोज हम बात कर रहे हैं टेपर टर्निंग की। किसकी बात कर रहे हैं? टेपर टर्निंग की। तो टेपर टर्निंग का मतलब क्या है? सपोज ये हमारे पास क्या है, चक हो गया, इससे हमने क्या किया है, ये वर्कपीस हमारा अटैच हो गया। क्लियर? वर्कपीस हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब वर्कपीस का एक इनिशियल कुछ डाया होगा, सपोज कैपिटल डी इसका डायमीटर है। कैपिटल डी डायमीटर पे हमने क्या करना है, हमें टेपर टर्निंग करना है। टेपर टर्निंग में हमने क्या किया, टूल को यहाँ पे सेट कर दिया, ये हमने टूल लगा दिया। अब टूल को हम डेप्थ प्रोवाइड कराएंगे। तो टेपर टर्निंग में बेसिकली होता क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज इन डायमीटर और ग्रेजुअली इंक्रीज इन डायमीटर। क्या मतलब है भाई, इसका डायमीटर क्या है, कॉन्स्टेंटली डी है, लेकिन जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे इस पे तो आप देखेंगे ये जो शेप है कुछ इस तरह का बन जाएगा। मतलब क्या है, ये डायमीटर तो आपका डी है, लेकिन ये जो डायमीटर भाई ये था ना आपका पूरा, अगर देखा जाए हमने डॉटेड करके बना दे तो कुछ इस तरह से आपका शाफ्ट हो जाएगा। तो ये डायमीटर डी है तो ये डायमीटर भी डी होगा, लेकिन टेपर टर्निंग करने पे हमारा क्या है, डायमीटर ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। ये डी है, ये डी1 हो गया, ये फिर डी2 हो गया, ये डी3 हो गया, इस तरह स्मॉल डी, मतलब डी से स्मॉल डी। डायमीटर क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज दी टेपर टर्निंग प्रोसेस। या तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो या ग्रेजुअली डिक्रीज हो तो इसको हम बोलेंगे टेपर टर्निंग प्रोसेस। क्लियर? सिमिलरली अगर हमें क्या करना है, ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग के लिए हमने सिंपल आपको बताया है, ये हमारा पास क्या है, वर्क पीस हमने इससे अटैच कर दिया और
इस वर्क पीस को हमने, ये रोटेशन इसमें जरूर देते हैं। अब वर्क पीस को हमने टेल स्टोक से अटैच कर दिया, ये हमारा वर्क पीस इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, स्पिंडल रोटेट कर रहा है वर्क पीस। अब ये हम क्या कर रहे हैं, टेल स्टोक को मूव करा रहे हैं यहाँ पे। जब टेल स्टोक को मूव कराएंगे तो ये जो ड्रिल बिट है वो इसके कांटेक्ट में आएगी जैसी वर्क पीस के, तो अंदर ड्रिल करती चली जाएगी। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो उसमें ड्रिल होगा। ड्रिल जो भी डायमीटर होगा ड्रिल बिट का, वो ड्रिल बिट का डायमीटर इसमें बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिल हो गया, ये ड्रिल हो गया, ये डायमीटर। तो ड्रिलिंग आप ऐसे कर सकते हो। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग, बोरिंग एंड रीमिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ड्रिलिंग मैंने आपको बोल दिया है, सिंपल किसी पॉइंट पे ड्रिल बिट का यूज करके होल करना, दैट इज दी स्पेसिफिक डायमीटर का होल करना, दैट इज दी ड्रिलिंग। ये भाई ये हमने क्या किया है, एक ये डायमीटर है, इसी डायमीटर का ये स्मॉल डी डायमीटर है, तो ये भी आपका डायमीटर क्या स्मॉल डी है। तो स्पेसिफिक डायमीटर का होल करना दैट इज ड्रिलिंग। बट बोरिंग क्या है, बोरिंग आपने देखी भी होगी, नॉर्मल जब हम समरसेबल वगैरह लगवाते हैं आपने देखा होगा, वहाँ पे एक मशीन आती है, वो आपका ड्रिल करती है, उसके बाद उसमें समरसेबल मशीन को फिट करती है। तो बोरिंग क्या होता है, उसको हम बोरिंग बोलते हैं। तो बोरिंग बेसिकली क्या होती है, एनलार्जमेंट ऑफ द ड्रिल्ड होल डायमीटर। क्या मतलब है समझ लीजिए, हमने सपोज इनिशियली ड्रिल किया और ड्रिल का डायमीटर हमने सपोज मान लिया कितना है, कैपिटल डी है, या कैपिटल डी ना मान के आप इसको मान लीजिए ये 10 mm का ड्रिल है, ठीक है। अब इस 10 mm के ड्रिल जो होल है, 10 mm का होल है ये, इस 10 mm के होल का साइज इंक्रीज कर देना, मतलब 10 की जगह हम कितना कर दे रहे हैं, 20 कर दे रहे हैं। ये आपका 10 हो गया, ये 10 है, ये टोटल आपका 20 है। तो इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ड्रिल्ड होल इज नोन एज बोरिंग ऑपरेशन। क्या समझ में आ गया कि जो हमारा जो हमने ड्रिल किया है भाई, इस 10 mm का होल हमने किससे, ड्रिल मशीन ड्रिलिंग ऑपरेशन से किया है। इस 10 मीटर को 10 mm होल को 20 mm डायमीटर में कन्वर्ट करना है, हमने क्या किया, उसका ड्रिल होल का डायमीटर इंक्रीज कर दिया, तो दैट इज बोरिंग ऑपरेशन। अब जब होल का साइज हम बढ़ा देंगे, डायमीटर इंक्रीज कर देंगे, तो इसकी इंटरनल सरफेस है वो क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। इंटरनल सरफेस पे क्या स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे। तो क्लीनिंग दैट स्क्रैचेस और सरफेस फिनिश इनसाइड द ड्रिल होल इज नोन एज रीमिंग ऑपरेशन। आप क्या कर रहे हैं, रीमिंग ऑपरेशन में क्या करेंगे कि जो हमारे स्क्रैचेस या सरफेस अनफिनिश्ड है उस पे हमने क्या किया है, होल का जो रीमिंग टूल है उसकी बेसिस पे उसकी इंटरनल सरफेस को क्या कर दिया है, क्लीन कर दिया है। जब क्लीन कर दिया है तो इसको हम बोलेंगे ये आपका क्या है, रीमिंग ऑपरेशन है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ड्रिलिंग, बोरिंग एंड रीमिंग ऑपरेशन सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आपका नर्लिंग ऑपरेशन है। तो नर्लिंग में हमने आपको बताया है कि जब भी आपको ग्रिप बनानी होती है, ग्रिप का मतलब क्या है, सपोज ये आपका क्या है, चक हो गया, यहाँ पे आपका जो है वर्कपीस अटैच हो गया, इस वर्कपीस के इतने पोर्शन पे हमें ग्रिप बनानी है। तो हैचेस आप अगर बना रहे हो तो ये ऑपरेशन कहलाता है ड्रिलिंग, सॉरी नर्लिंग ऑपरेशन। क्लियर, ये आपका क्या है, नर्लिंग ऑपरेशन है, ग्रिप बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं वहां पे उसमें ग्रिप बनी होती है, या फिर आपने बहुत सी जगह देखा होगा जहाँ पे हमें कोई भी ऐसा काम करना होता है जिसमें हम कुछ ग्रिप बनाना चाहते हैं, तो वहां पे देखा होगा सरफेस रफ होती है। रफ मतलब हैचेस होता है, हैचेस। हैचेस जब भी आपको देखेगा तो आप बोलेंगे कि ये रफ सरफेस है, ये नर्लिंग ऑपरेशन के अंडर आएगा। क्लियर है सारे लोगों को, समझ में आया।
इसी तरह चैम्फरिंग होता है। चैम्फरिंग की अगर हम बात करें, चैम्फरिंग में क्या होता है कि जो आपका सपोज ये वर्कपीस है, वर्कपीस का जो एंड ये है, इसको हम क्या करते हैं, अभी क्या है, एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। इस 90 डिग्री के एंगल को क्या करते हैं, एक कर्वेचर, मतलब इसमें एक रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं। इनिशियली आपका अगर देखें इसको तो कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप को हमने कन्वर्ट किस में किया, एक कर्वेचर में कन्वर्ट करना, दैट इज दी चैम्फरिंग प्रोसेस। ये आपकी क्या है, कुछ रेडियस होगी ना आर, इसको हम बोलते हैं कि चैम्फरिंग कर दिया हमने। क्लियर? क्लियर है, सारे लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।